अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आज़ादी की अगली सुबह मुबारक हो सबको। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप आई वाज एक्सपेक्टिंग आप ग्रीन पहनेंगे, मैं इसीलिए वाइट पहन के आई थी, तो ये कुछ हुआ नहीं। असल में हमारी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाई। कोऑर्डिनेशन हमारी आज बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हो गए, हालांकि आज हम ऑफ करना चाह रहे थे। तो आई वाज गोइंग टू रिप्रेजेंट द माइनॉरिटीज ऑफ द कंट्री, और अब्दुल्ला ने पता नहीं क्या सोचा हुआ था। भाई अब आपको पता है कि आज बहुत सारे स्कूल खुले हैं और उसमें हमारे बच्चों के स्कूल भी शामिल हैं। हाँ, आज ऑलमोस्ट सारे जो रूटीन था ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि वालिदैन के लिए भी। हाँ, ऑफ कोर्स वालिदैन के लिए ज़्यादा बच्चे तो चले कहीं भी बेचारे छोटे छोटे होते हैं, उनको डाल दो इधर उधर ले जाओ। लेकिन आज की कहानी जो हमने अब्दुल्ला से सुनी है वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर घर घर की कहानी होगी, बिकॉज फर्स्ट डे ऑफ स्कूल डेफिनेटली इज टफर ऑन द पेरेंट्स मोर देन द किड्स। और ख़ास तौर पे जो रश था इस सड़कों पे, ओ हो मतलब एक तबाही मची हुई थी। और हम थोड़ा सा ऑब्वियसली घर से मैं तो जल्दी निकली थिंकिंग कि ऑब्वियसली मंडे है और रश वगैरह तो होगा, और ख़ास तौर पे क्योंकि बारिशें ऐसी ज़बरदस्त किस्म की हो रही हैं तो उसमें वैसी स्लो ट्रैफिक हो जाती है। घर से जल्दी नहीं निकली, आपको कैसे निकल के भी काफी देर हो गई। नहीं मतलब हम इधर बैठे हुए हैं, आप कैसे कह सकते हैं। देखो अब्दुल्ला, देखें झूठ नहीं बोलना ना, हम बैठे हुए हैं, या तो मैं आधे घंटे बाद शो पे आती तो बात होती। लेकिन फिर आपके साथ क्या हुआ, आप अपना बच्चा ऐसे ही छोड़ा है? नहीं, मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। अगर आपको अपने बच्चे को सुबह स्कूल ड्रॉप करना है तो ऑलमोस्ट 1 घंटा लगता है, क्योंकि एक तो रश डबल हो जाता है। जैसे ही स्कूल रीओपन होते हैं सड़कों पर हर सिग्नल पे 2-2 दफ़ा आपको रुकना पड़ता है। फिर स्कूल के बाहर वैसे रश होती है, लेकिन हम रश को कड़मस का नाम देंगे। और लेकिन अपनी कहानी सुनाए ना कि आपने किया क्या? कहानी ये थी कि वैसे तो पहला दिन था बच्चे का नए कैंपस में समर वेकेशंस के बाद। अखलाकी और उसूली तौर पर मुझे उसको उसकी क्लास तक छोड़ के आना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्ला ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, बच्चे को बाहर किया और किसी को सामने आवाज दी मेरे बच्चे को अंदर ले जाओ, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम पार्क करें गाड़ी और फिर उतर के जाएं। मतलब जो किलोमीटर दूर पार्किंग और पैदल चल के अंदर जाना, छोटे बच्चे को ट्रॉमा हो सकता है कि गाड़ी नहीं। मैं अपने बच्चे को टफ बनाना चाहता हूँ, तो मैंने उसे कहा बेटा बाबा जा रहे हैं अब ऑफिस, अब आप जाइए, ये आप इन टीचर के हवाले। तो वो टीचर के वाले हो गए। अच्छा खैर, एनीवे ये तो हम स्कूलों की वैसी बातें कर रहे थे, ऐसे हमने बड़े किस्से और सुने भी हैं और हम देख भी रहे थे इर्द गिर्द आते हुए। बट भाई सेलिब्रेशंस हुई हैं, कोई कल कोई फायरवर्क्स हुए हैं और कोई बाजे बजे हैं। ओ हो मतलब यू कुड हेयर देम फ्रॉम माइल्स। जो कि एक्चुअली सेलिब्रेशन खुशी की कोई चीज़ हो रही हो ना तो फिर वो अच्छा लगता है, बेशक थोड़ा सा शोर और हंगामा हो जाए। मैं उस बाजे का शिकार हुआ हूँ। मैं 13 अगस्त की रात को 12 बजे मैं भी सड़कों समंदर पे मंचलों के साथ हम नवा था उनका। तो फिर नहीं तो ना कहो ना, अगर यू वर अ पार्ट ऑफ इट तो फिर आई वाज अ पार्ट ऑफ इट बट आई वाज नॉट ब्लोइंग द हॉर्न्स। द ओनली थिंग यू weren't doing, पकड़ लेते क्या पता चलना था किसी को। मेरी बात सुने, आप यकीन मानिए उस टाइम तो बहुत एंजॉय किया। अगला दिन कल पूरा दिन मेरे सर में दर्द रहा है। वो खैर एनीवे ये जो होता है ना, अब्दुल्ला भी इसी लाइन में होंगे जो गाड़ियों ये में वाले बाजे थे। इसको कहते हैं कि बुलबुला, क्या कहते हैं इसको वैसे? बूज़िला आई डोंट नो, व्हाटएवर यू कॉल इट, हम तो इसे बाजे कहेंगे। बूज़िला। और बिल्कुल हमने ये सही सुन लिया, इस पर पहले समझ नहीं आ रही थी क्या कहा जा रहा है। अपेरेंटली इट्स एन अफ्रीकन हॉर्न, और जो कि वुवुज़ेला कह लें ऐसे, लेकिन ये बेसिकली मैं ऐसे हथियार तस्वुर करता हूँ। आपको पता है ना, ये वही चीज है, इंसानियत को नुकसान पहुंचाने वाला एक मूजी हथियार है। ये वही चीज है जो कि क्रिकेट स्टेडियम्स में बैन कर दी गई है, लेकिन ऑब्वियसली अब जिंदगी में तो बैन नहीं हो सकती, दुनिया में बैन होना चाहिए। लेकिन ये इसकी जो मतलब कि जो रौला था लेके जो बजा रहे थे वो ज्यादातर बच्चे और कुछ मनचले नौजवान। चीज की मिफ्ता साहब इंपोर्ट पे बैन लगना चाहिए था ना, तो ये वो जिला था जिसकी इंपोर्ट पे बैन लगना चाहिए था। सच बताऊं, इस वक्त सिर्फ कान में बज रहा है बिकॉज हम आपको विजुअल सिखा रहे हैं, उससे भी तकलीफ हो रही है, तो प्लीज़ ये बंद कर दे। तो एनीवे ये सब कुछ हो रहा था। उसके अलावा हमारी हिस्टोरिक बिल्डिंग्स जो हैं पाकिस्तान में, इनफैक्ट ऑलमोस्ट हर शहर में, तो वो बड़ी खूबसूरत तरीके से सजी हुई थी लाइटें। और अगर आप रात के वक्त बाहर निकलते तो वो दैट इज़ प्रिटी, पता है उसकी एक वो टूर होना चाहिए, वो बड़ा खूबसूरत भी लगता है। फिर मुल्क से बाहर हमारी एम्बेसी ने एहतमाम किया था। कल आई वाज टॉकिंग टू माय सिस्टर, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी कनाडा में जमा हुई थी, और फिर बुर्ज खलीफा के क्या शानदार मनाजिर थे। अच्छा ये देखिए बुर्ज खलीफा देखें ना, ये जब होता है, क्योंकि ये इतनी लंबी इमारत है, और ये जब पूरा झंडा, एक तो हमारा झंडा भी बड़ा खूबसूरत है, तो जब वो इस पे दिखाते हैं इट लुक्स स्टनिंग।
और बहुत ही तादाद में पाकिस्तानी हमारे अरब ममालिक में, ख़ासतौर पे यूएई में तो बहुत हैं, तो वो वहाँ पहुँचे हुए थे। इस उम्मीद के साथ हम आज़ादी की अगली सुबह का आगाज़ करेंगे कि हम एक दूसरे के दरमियान जो लकीरें सी खिंच गई हैं उनको मिटाएंगे, नफ़रतों कदूरतों को कम करेंगे, इख्तलाफ राय को बर्दाश्त करेंगे और एक दूसरे को फ्रॉड, झूठा, गद्दार कहने से इज्तनाब करेंगे। आमीन। ठीक है जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि 13 अगस्त को बाय द वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी के लिए कोशिश कर रही थी, जो उन्होंने अपने जलसे का स्लोगन दिया था। एक बड़ा शो उन्होंने किया लाहौर के हॉकी स्टेडियम में, मैसिव शो था। बहुत से लोग अभी स्टेडियम के बाहर भी जमा थे जो कि अंदर भी नहीं दाखिल हो सके। मतलब देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। बाय द वे कितनी कैपेसिटी है हॉकी स्टेडियम की? हज़ारों की कैपेसिटी तो है और एट द सेम टाइम स्टेडियम के बाहर भी बहुत लोग थे, तो उस लिहाज से देखा जाए तो इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल। एक ये भी हकीकत है कि बहुत सारे दीगर शहरों से लोग भी जलसे में आए थे और सर्टनली एमपीएस और एमएनएस की ड्यूटियां भी थी। मतलब आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड जो हाफिजाबाद से आ रहा था, वैसे ही छुट्टी गुजार के, तो उसने कहा 200 गाड़ियां तो पैक्ड हाफिजाबाद से मेरे सामने निकली हैं। तो सो बहुत से सराउंडिंग शहरों से लोग भी आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। और फिर आपको पता है सोशल मीडिया पे भी न्यूज़ जो है वो मिलती रहती है कि कहाँ से लोग आए हैं। तो जी बात ये हुई कि 13 अगस्त की रात लाहौर जलसे में इंतज़ार वैसे जो था, जो सारों को रहा, वो खान साहब कोई अहम रोड मैप देंगे, इसका उन्होंने ऐलान भी किया था। इनफैक्ट जब ये स्पीच उनकी स्टार्ट हुई तो उन्होंने ऑलरेडी सारों को ये बता दिया कि सारे बैठे रहो खामोशी से, क्योंकि मैं आज तुम लोगों को फ्यूचर लाहे अमल जो है वो एक रोड मैप देने लगा हूं। तो वैसे बड़ी इफेक्टिव स्पीच इन अ सेंस थी कि बहुत सी चीज़ों पे आपको एतराज़ हो सकता है, जैसे कि उनका रेगुलर रिटोरिक है। मीडिया को उन्होंने जो मतलब एक्सेप्ट वन चैनल जो उनके मुताबिक उनका मौक़िफ़ पेश करता है, बाकी सबको उन्होंने किराए के टट्टू कह दिया। ठीक है। हाँ, और भी बहुत कुछ कहा जिसपे सर्टनली एहतजाज भी किया जाना चाहिए, मैं तो करूँगा, और एतराज़ भी हो सकता है। लेकिन हुमा एट द सेम टाइम उनकी तकरीर इफेक्टिव इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बड़ा मल्टीमीडिया और वो विजुअल्स और वीडियो क्लिप्स बड़ा इस्तेमाल किया। बिल्कुल, वीडियो क्लिप्स थे पास्ट बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर्स गुजरे हैं उनके कुछ क्लिप्स भी थे। अपनी बात को ऑब्वियसली जिस तरह आप जब एक रिसर्च पेपर लिख रहे होते हैं तो अपनी बात को ज़रा मजबूत करने के लिए, ऑथेंटिक करने के लिए और सोर्सेज डालते हैं, तो इन्होंने भी ये किया, विच एक्चुअली टर्न्ड आउट टू बी प्रीटी ऑलराइट, अच्छा था टू इवन लुक एट। तो लगता था शायद हुकूमत को चलता करेंगे अपने रोड मैप से और बहुत सी बातें वो ऐलान करेंगे, अल्टीमेटम देंगे, लॉन्ग मार्च का ऐलान करेंगे, लेकिन बज़ाहिर पूरा खिताब जो था वो गुजर गया, लेकिन हमें कोई रोड मैप एज सच नजर नहीं आया। 3-4 इशूज पर कंफ्यूजन भी बड़ी वाज़ेह थी। तहरीक इंसाफ के 2 वज़रा आला ने अमरीकी सफ़ीरों से मुलाकात की, अमरीकी इमदाद भी कबूल की। अमरीका में एक PR एजेंसी की खिदमत सिर्फ इसलिए हासिल की गई हैं ताकि अमरीकी इंतज़ामिया और PTI के दरमियान अच्छे ताल्लुकात कायम हो सकें। और एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, दूसरी तरफ इमरान खान लाहौर जलसे में वही अमरीकी साजिश की बातें दोहरा रहे थे और मगर सॉर्ट ऑफ उन्होंने अमरीका मुखालिफ बयानिए से एक किस्म का यू टर्न भी लिया। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ही स्टार्टेड ऑफ बाय सेइंग कि मैं तो बहुत अच्छे ताल्लुकात रखना चाहता हूँ बट ऑन माय ओन टर्म्स। वैसे उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो दोबारा से उस बात पे चले गए कि उनका जो अल्टीमेटम था कि इसको निकालो वरना ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं अमेरिका से। तो ये सारी बातें दोहराई भी गई, लेकिन उन्होंने प्रीएम्बल ज़रूर ये दिया कि अगर ऐसी चीज़ें ना हो तो मैं तो आई एम ऑल रेडी टू हैव अ वेरी गुड रिलेशन। के हवाले से उन्होंने 13 अगस्त की रात जलसे में क्या बात की है, सुनिए। मैं बिल्कुल एंटी अमेरिकन नहीं हूं, मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तानियों मैं गुलामी नहीं चाहता। मैं अपने लोगों के मफादात के ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज नहीं करने के लिए तैयार। जिन्होंने हमारी हुकूमत गिराई, जब आप फौज को और सबसे बड़ी मुल्क की जमात का आमना सामना करवाते हैं, नुकसान तो मुल्क का है। हकीकी आजादी की जदोजहद तब तक जारी रहेगी जब इस हुकूमत से इम्पोर्टेड हुकूमत को हम फारग नहीं करते और इलेक्शन नहीं करवाते। अच्छा जी, इमरान खान ने मुल्क में सबसे डायलॉग करने का भी ऐलान किया, लेकिन साथ ही साथ आपको पता है उनका जो रेगुलर पॉलिटिकल रिटोरिक है वो तो रहता ही है, और कह दिया उन्होंने कि इत्तेहादी जमातों से कोई बात नहीं होगी, तो फिर किससे डायलॉग करेंगे भाई? मतलब मौजूदा हुकूमत से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे करेंगे? और वैसे भी आप कह चुके हैं कि आप
दहशत गर्दों से बात कर सकते हैं जो हमारे बच्चों के गले काटते हैं, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर सकते, तो वो भी बहुत सारे लोगों को बात कन्विंस नहीं कर पाती है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया और मतलब एक फोर्सी किया उन्होंने कि अगले साल जो 14 अगस्त का जलसा करेंगे तो वो एक्चुअली हकीकी आज़ादी का जलसा होगा। तो बड़ा ये उनकी प्रिडिक्शन भी है और ऑब्वियसली उनकी विश भी है कि ऐसा ही हो। तो उसके हवाले से क्या कहा वो भी सुन लें। मेरा दिल कह रहा है, पाकिस्तानियों, मेरा दिल कह रहा है कि जो इंशाअल्लाह अगली 14 अगस्त होगी, हम अपनी हकीकी आजादी ले चुके होंगे। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि इमरान खान साहब इंतखाबात की बात तो कर रहे हैं, लेकिन फौरी इलेक्शन के लिए एज सच कोई जोर देते हुए नज़र नहीं आए, पर्टिकुलरली इस जलसे में। साथ ही उनको यही शिकवा रहा जो उनको पहले से है अपने इक़्तिदार के दिनों से, और बहुत कुछ कर चुके हैं उन टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ जो इनकी बात नहीं मानते थे या जो इनके मौक़िफ़ को आगे लेकर नहीं जाते थे। अब सब भूल भुलाकर खान साहब को मीडिया की आज़ादी भी याद आ रही है। नहीं, उन्होंने एक्चुअली टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि जो उनकी तारीफ़ करते हैं ना वो अच्छे हैं, वो उनके साथ बिल्कुल कहते हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो उनकी उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन जो उनके नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करते वो सब कराए के टट्टू हैं। हाँ, और तो जो हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करते थे, आपको याद ही है, अभी तो उतरे हैं हुकूमत से, वो भी किराए के टट्टू, वो कहाँ पसंद आते हैं इनको। साथ ही ये भी कहना ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द अदर हैंड एक मरतबा फिर मीज़ाक़ मईशत की बात की है और सबको साथ लेकर चलने की दावत दी। बहसीत कौम, आज हमें अपना मुहासबा करना होगा। इसके लिए हमें नेशनल डायलॉग करने की ज़रूरत है ताकि माजी की गलतियों की वाज़ेह निशानदेही के साथ साथ इस्लाह अहवाल की मुखलिसाना जद्दोजहद का आगाज़ हो, जिसका नुक्ता आगाज़ मिसाक़े मईशत बन सकता है। हम जौहरी कुव्वत बन सकते हैं तो माशी क्यों नहीं बन सकते। इसके लिए हमें दिन रात एक करना होगा, दुनिया पर यह साबित करना होगा कि पाकिस्तान सलाहियत, जज्बे और तख्लीकी कुव्वतों में दुनिया की किसी कौम से कम नहीं। अच्छा जी, उधर फवाद चौधरी साहब जो है ना, उन्होंने कह दिया कि भाई इलेक्शन पे बात होगी तो उसके बाद किसी भी किस्म की बात इसके अलावा हो सकती है। एज एन इलेक्शन की तारीख आ जाए या उसमें कोई पेशरफ्त हो जाए तो फिर हम शहबाज हुकूमत या शहबाज शरीफ साहब से दीगर इशूज़ पर, दीगर मामलात पर बात कर सकते हैं। साथ ही यह भी आपको याद करा दें कि इलेक्शन पे इंसिस्टेंस तो है इमरान खान और PTI की, लेकिन दो सूबों में, इनफैक्ट पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो इलेक्शन कराना चाहते हैं तो वहाँ से आगाज़ किया जा सकता है। नहीं भाई, ये तो फवाद चौधरी का कहना था, लेकिन खान साहब ने वैसे अपनी स्पीच में इतना कोई इस बात पर जोर नहीं दिया, और इसी पर ज़रा हम बात भी कर लेते हैं और समझने की भी कोशिश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी तजियाकार आसमा शराजी हमारे साथ हैं। और इसके बाद अतर काज़मी साहब भी बिल्कुल, उनको भी उनसे भी बात करेंगे। पहले आसमा से बात कर लेते हैं। आसमा, इमरान खान की तकरीर में कुछ खास, वेल टू बी ऑनेस्ट, कुछ नया नहीं था, लेकिन ये तासुस ज़रूर मिला कि एक तो वो अमेरिका मुखालिफ बयानिए को रोल बैक करना शुरू कर रहे हैं, एटलीस्ट वो एफर्ट जो थी वो हमें नज़र आई, और दूसरा ये कि उन्हें इलेक्शन की इतनी भी जल्दी नहीं है। सो अनलाइक अदर स्टेटमेंट्स दैट वी कीप हेयरिंग, उन्होंने कोई इस किस्म की बात नहीं की, तो आपने भी यही देखा, यही समझा? जी बिल्कुल, इमरान खान साहब ने जो एक बहुत तवील कुछ दिनों के बाद, यानी खामोशी के बाद, और फिर उसके बीच में बहुत सारी खबरें भी थीं जो उन्होंने खिताब किया, अपना जो लास्ट उनका खिताब था उसके अंदर उन्होंने कोई नए बयानिए की तरफ इशारा नहीं दिया। और अगर देखा जाए तो पिछले तमाम जो बयानिए थे उनके, उससे भी वो पीछे एक कदम जो है वो पीछे हटे। इसमें ना उन्होंने कोई न्यूट्रल्स पे बात की, ना उन्होंने कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर बात की, ना उन्होंने कोई एंटी अमेरिकनिज़म के ऊपर बात की, बल्कि ये कहा कि वो तो दोस्ती चाहते हैं, और ये भी बताया कि वहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी रहते हैं वगैरह वगैरह। तो एक नरम गोशा अपने जो फॉलोअर्स हैं, अपनी जो पार्टी के उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए उन्होंने पैदा करने की कोशिश की है। ये पहला कदम है उनका
उस नैरेटिव की तरफ जो कि एंटी अमेरिकनिज़म का ख़ात्मा है, यानी कि वो आगे जाके एंटी अमेरिकनिज़म जो है वो नहीं करेंगे, जो कि उनकी गुफ्तगू और उनके कल की जो तकरीर थी परसों की उससे वो महसूस हुआ। तो मेरा ख्याल है कि ये भी है। और फिर उन्होंने अर्ली जो इलेक्शंस हैं उसके लिए भी उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया है, और बल्कि ये कहा है कि वो अवामी राब्ता मुहिम पे निकलेंगे, वो बार बार लोगों के पास जाएंगे और फिर इसी तरह से वो ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ जगहों पे जलसे करेंगे। वही बात जो गुज़िश्ता कई सालों से वो कह रहे हैं वही करते रहेंगे लेकिन देखिए आने वाले दिनों में अब ये इम्पॉर्टेंट होगा देखना कि इमरान खान साहब ये वाला जो बयानिया है जो कि पिछली हुकूमतों के ख़िलाफ़ या मुख्तलिफ़ जो पार्टियाँ उनके ख़िलाफ़, उनके सरबराहों के ख़िलाफ़ वो किस हद तक जो है वो आगे जा सकते हैं। ख़ुद वो इस वक्त बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ के अंदर घिर चुके। अगर मुख्तलिफ़ केसेस उनके देखें, फॉरेन फंडिंग का केस है या जो अभी शहबाज गिल की गिरफ़्तारी का मामला है उसके हवाले से, और जो उसने जो बयानियाँ दिया उसके हवाले से भी, और फिर तोशा खाना भी। तो ये बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें खान साहब खुद भी घिर चुके हैं। अच्छा, आपने कुछ केसेस का खुद ही तस्करा कर दिया, जैसे कि आसमा ममनुआ फंडिंग और फिर शहबाज गिल और फिर वो जो कैंपेन है वो तमाम मामलात। बार बार ये बताया जा रहा था कि इमरान खान लाहौर जलसे में कोई आइंदा की हिकमत अमली बताएंगे, लेकिन कुछ ऐसा नज़र आया नहीं, थोड़ी कन्फ्यूजन थी। तो अब क्या उनका वोटर सपोर्टर, क्या उनका फ़ैन, क्या उनका मद्दा इंतज़ार कर रहा था कि भाई वो कुछ आगे का लाहे अमल देंगे? क्या उसको मायूसी हुई है? देखिए बिल्कुल उनका जो एक बयानिया था वो तो बैकफुट पे वो गए हैं इमरान खान साहब, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अच्छा खासा बैकफुट के ऊपर गए हैं कि इस दौरान के ममनुआ फंडिंग का जो मामला सामने आ गया है जिसमें कि इतने अकाउंट्स हैं, कोई 13 अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर अभी तक कोई इमरान खान साहब के पास सबूत मौजूद नहीं है कि वो पेश कर सकें। और इसी तरह से जो तोशा खाना है उसके ऊपर भी जो उन्होंने असासे अपने छुपाए हैं गोशवारों के अंदर, वो भी एक बहुत अहम केस है और उसका रेफरेंस जो है वो स्पीकर नेशनल असम्बली भेज चुके हैं। 18 अगस्त को उसकी सुनवाई भी है इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट केसेस इस बीच में आ गए हैं। फिर शहबाज गिल की गिरफ्तारी और वो जो फ़ौज को तकसीम करने का जो एक बयानिया लेके शहबाज गिल ने बयान दिया था, उसके ऊपर भी अभी बहुत सारे मराहिल के अंदर चीज़ें या तहकीकात जो हैं वो सामने आएंगी। तो इमरान खान साहब अपना जो नैरेटिव है वो उठाते हैं, उसके बाद फिर उसको भूल जाते हैं, फिर उसको आगे लेके जाते हैं, फिर उसको बहुत यानी कि दोहराते रहते हैं, फिर अचानक वो यू टर्न लेते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने एक और यू टर्न ले लिया है और वो अब एंटी अमेरिकनिज़म और एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर नहीं जाएंगे, और लगता है ऐसा है कि मुस्तकबिल करीब में तो वो नहीं जाएंगे, और बल्कि वो कोशिश करेंगे कि अमेरिका के साथ भी और जो उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर हो। तो अब देखना ये है कि वो आगे जाके क्या बयानियाँ लेके आएंगे, क्योंकि अब उनको अपने जब लोगों के पास जाना है, उनको उनसे बात करनी है, तो उनको एक नैरेटिव तो चाहिए जिसके ऊपर वो बात करेंगे। 3.5 साल की कारकर्दगी पे वो बात नहीं कर सकते, क्योंकि एज सच उनके पास आवाम को देने के लिए इन 3.5 सालों के अंदर कुछ भी नहीं है। यानी अमेरिका वाला नैरेटिव इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आई गेस एनी मोर, और इसीलिए वो सॉफ्टली यू टर्न भी उसका ले रहे हैं। आसमा, ये भी फाइनली बताइएगा, अच्छा ये इंटरेस्टिंग है और आपका पर्सपेक्टिव हम जानने की कोशिश ज़रूर करेंगे कि खान साहब की मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन वो अब भी आवाम के मकबूल लीडर हैं। मतलब जो क्राउड था और जिस तरह वो एक भरा हुआ था, एंड पीपल आर एक्चुअली पैशनेट अबाउट हिम, तो इससे इनकार बिल्कुल करना मुश्किल है। हुकूमत में शामिल जमातों के पास उनके मुकाबले के लिए फ़िलहाल तो कोई नज़र नहीं आता। तो क्या नवाज शरीफ की वापसी से आपको लगता है कि हालात बदल सकते हैं? देखिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान साहब पॉपुलर हैं, लेकिन मेरे इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। मैं ये कहती हूँ कि उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो उनके सपोर्टर और वोटर के लिए बहुत ज़्यादा है, जो पहले ही उनका वोटर और सपोर्टर है। देखना ये कि क्या बाकी जमातों के जो सपोर्टर्स थे या बाकी जो नज़रियात रखने वाली जमातें हैं उनके सपोर्टर्स भी इमरान खान की तरफ बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो मेरी इत्तला ये नहीं है कि वो या जो हमने एक लोगों से बात की है, तबसरा निगारों से, तज्जिया निगारों से और ग्राउंड रियलिटीज़ देखी है, उससे मुझे नहीं लगता
कि दूसरी जमातों का वोटर जो है वो अपनी पार्टियों को छोड़ के इमरान खान साहब की तरफ आया है। हाँ, अलबत्ता दूसरी जो जमातें हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज न्यू वोटर से होगा जो अगले इलेक्शन में ऐड होगा वोट डालने के लिए। तो इस मामले के ऊपर सारी जमातें बाकी जो हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, जबकि इमरान खान साहब जो है वो इस पर काफ़ी मजबूत नज़र आते हैं और यहाँ पे उनको एक एज हासिल है जो कि वो उसका आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा उठा सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात इस बात का ताल्लुक है कि ये कैसे आगे जाके बढ़ा जाएगा और इमरान खान साहब जो है उस नैरेटिव को कैसे लेके चलेंगे और इलेक्शंस के करीब जाके नवाज शरीफ की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती है, तो मेरा ख्याल है कि ये वो कार्ड है या तुरुप का पत्ता है जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने संभाल के रखा हुआ है कि अगर इलेक्शंस में लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, जिसका कि वो बार बार बात कर रहे हैं, क्योंकि 18 के इलेक्शंस के बाद से या उससे पहले नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया और उसके बाद फिर उनको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया, फिर उन पर TV पे पाबंदी आयद कर दी गई, फिर मुख्तलिफ पाबंदियाँ उन पर आयद की गई, तो जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड पिछले इलेक्शन में नहीं मिली। बयानिया ये बनता नज़र आता है कि नवाज शरीफ ही हैं जो कि इमरान खान को टफ टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा PMLN के अंदर अभी कोई ऐसी लीडरशिप मौजूद नहीं है जो कि इमरान खान के टक्कर की हो और वो टक्कर का नैरेटिव जो है वो बयान कर सके। Wow. Nice. Okay, now this is something that we are so anxiously waiting to watch. एक तो आपको पता है कितने सालों से इन द मेकिंग है। अब तो बहुत से हमारे जो अदाकार हैं वो चेंज हो गए ऑलमोस्ट फिजिकली, क्योंकि ये 5-6 साल पुरानी बात है, आपको पता है कब से बन रही है। और आपको पता है इस फिल्म के लिए बहुत सौ ने फिजिकली चेंज होने के लिए बाकायदा कोशिश की, जैसे कि फवाद खान ने वेट गेन किया बिकॉज द कैरेक्टर रिक्वायर्ड इट। नॉट जस्ट दैट, उसके बाद पंजाबी, और वो भी पंजाबी को भी सही एक्सेंट में, सही डायलेक्ट में डिलीवर करना, वो भी इन्होंने सीखा। तो अभी हम एक्चुअली वो भी असेस कर रहे थे। इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वॉच। भाई पता है क्या, मुझे बड़ा मजा आया बड़े अरसे बाद हमजा अब्बासी को स्क्रीन पे देख के। सो यू नो, एक तो बहुत अरसे से सर्टनली उनकी कोई प्रेजेंस है ही नहीं उनकी। सो उनको जब हमने स्क्रीन पे देखा तो इट वाज अ ट्रीट इन इटसेल्फ। सेकेंडली वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी परफॉर्मेंस। मुझे तो फारिस शफी की भी परफॉर्मेंस का बड़ी बेसब्री से व्हेन ही स्टार्ट्स टॉकिंग टू उनके, आई एम श्योर कोई बेस्ट फ्रेंड बने होंगे फवाद खान के, तो आई थॉट ही इज गोइंग टू ब्रेक इनटू अ रैप जिस तरह वो स्टार्ट किया बोलना। सो एवरी एलिमेंट इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। स्पेशली इसकी जो सिनेमेटोग्राफी है उसमें जो वो अखाड़ा जो दिखाया हुआ है, जो बड़ा ग्लैडिएटर स्टाइल बनाया हुआ है, दैट इज गोइंग टू बी जबरदस्त। अच्छा, ये ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अभी जो हमारी रिसेंटली फिल्में रिलीज हुई हैं, बड़े बड़े स्टार्स वाली फिल्में थी, बस को ख़ास हमने देखी भी है, को ख़ास मतलब इससे ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशन थी उन फिल्मों से कि इससे ज़्यादा बेहतर होंगी या और ज़्यादा अच्छी होंगी, मज़ा आएगा। सो अब वो एक किरकिरे से एक्सपीरियंस के बाद अब हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं और 13 अक्टूबर की तारीख है जो सबको याद रखनी चाहिए और वी आर सर्टेनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जियो फिल्म्स की ताबूत से फिल्म बाय द वे आ रही है। एंड देन वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम बिलाल लाशारी एज वेल, क्योंकि उनकी वार भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूवी थी। सो दिस इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग ऑन 13 अक्टूबर। 13 अक्टूबर तक इंतज़ार कीजिए और फिर ऑफ कोर्स जाके ज़रूर देखें, हम भी देखेंगे। सबसे ज़्यादा आपको किसका लगा कि कौन ज़रा एफर्ट डालकर पंजाबी बोल रहा है? माहिरा खान। नहीं, मुझे लगा हुमायमा मलिक। मुझे माहिरा लगी, और माहिरा ने एक्चुअली ये जिक्र भी किया था कि उनको सिखाते रहते थे और वो पंजाबी सीख लो, लेकिन उसको इमोट करना और एक्सप्रेस करना। और आपको पता है पंजाबी ऐसी ज़बान है, और पंजाबी तो माफ़ ना करें अगर आप गलत पंजाबी बोल लें या फिर थोड़ा सा भी अंग्रेज़ी नुमा एक्सेंट आ जाए पंजाबी में, तो वो तो अच्छा मुझे बहुत ही बुरी बात। मुझे टू बी ऑनेस्ट माहिरा का सही लगा, मुझे हुमायमा का लगा कि उनका ज़रा थोड़ा सा बेहतर हो सकता था डायलेक्ट, आई गेस। आई थॉट शी वाज फाइन एनीवे। तो इस तरह तो फिर यही तो सारी बात होती है कि कोई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट सामने आ जाए, पीपल टॉक अबाउट एवरी एलिमेंट ऑफ इट, और वही हो रहा है। और ये यू नो हम दोनों की बिल्कुल मुख्तलिफ ओपिनियन है। इन्हें किसी का बिल्कुल ठीक लगा, मुझे बड़ा मजा आता। फिल्मों पे तज्जियों का भी ना पूरा घंटा गुजारा जा सकता है। इतनी खास हो फिल्म के उस पर तज्जिया हो, वरना तो बिल्कुल ही यू नो उनको ख़त्म कर देते हैं। मूविंग ऑन जी, हमारे पास बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, और उससे पहले हम आपको बता दें कि जश्न आज़ादी के सिलसिले में कौमी
असम्बली का फोरम जो था ना वो बड़ा मुख्तलिफ लग रहा था, कल हमने देखा, और मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को दिया गया कि आएँ और आप इधर बैठे एक्सपीरियंस करें और अपनी स्पीचेस दें। तो बज़ाहिर नज़र आने वाले छोटे से इन बच्चों ने अपनी तकारीर में हमारे कानून साजों के सामने बड़े और अहम सवालात जो हैं वो उठाए, और विच वॉज क्वाइट स्टनिंग टू वॉच। अच्छा, ये अपनी नौयत का पहला कन्वेंशन था बच्चों का। होपफुली इंशाल्लाह हर साल ये प्रैक्टिस जारी रहेगी, क्योंकि बहुत सा ऐसा मटेरियल आपके सामने आता है, बहुत से ऐसे ख्यालात और बहुत सी ऐसी बातें आपके सामने आती हैं, पर्टिकुलरली कानून साजों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारों का तो इतना कोई ख़ास कनेक्शन है नहीं ना आवाम के साथ, क्योंकि अवामी मसाइल आपको पता है कुछ और हैं और हुक्मरानों का कोई और ही टेंजेंट हमें एट टाइम्स नज़र आ रहा होता है, अपनी बोलों में लगे हुए हैं। जो आपको हकीकी मसाइल से आगाह करेगा आवाम के, बच्चों के, नौजवानों के, और ये नौजवान ही है। सो इनमें से कुछ नौजवानों की तकरीरें हम चाहते हैं आपको सुनाएं भी, लेकिन अभी इन्हीं में से एक नौजवान अली अकबर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा दिखा दें आप तो अच्छा होगा। सैयद अली अकबर हाशमी है और मेरी उम्र है 13 बरस। मैं पाकिस्तान के उन खुश नसीब बच्चों में से एक हूँ जिसे पाकिस्तान के बेहतरीन तालीमी इदारे तक रसाई हासिल है, जैसे 3 तो क्या शायद 5 वक्त तक का खाना नसीब है। मेरे बस्ते में सारी महंगी से महंगी किताबें हैं, मेरी पोशाक शानदार है और मेरे पास पहनने को जूते भी हैं। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं 10% से भी कम हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के पाकिस्तान का पूरा चेहरा नहीं हूँ। ट्रू, बच्चों के पाकिस्तान का चेहरा वो है। इसके बाद अली अकबर कहते हैं कि जो उन्हें गाड़ी में बैठकर शीशे के उस पार नज़र आता है, और ये कितनी गहरी बात है। बहुत बहुत। अली अकबर हाशमी हमारे साथ हैं। अली, क्या हाल है आपका? और अली, ये कैसा आपको एक्सपीरियंस लगा? ये मौका हर बच्चे को नहीं मिलता, लेकिन वहाँ तो खैर माशाल्लाह बच्चे भरे हुए थे, लेकिन पाकिस्तान में तो वी आर टॉकिंग अबाउट मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन। तो किस तरह महसूस हुआ आपको अपनी स्पीच देते हुए? सबसे पहले तो मैं बहुत ठीक हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ ये स्पीच डिलीवर करते हुए। एक ऑनर की बात है इस तरह नेशनल असेंबली में स्पीच देना, विच इज़ द मदर ऑफ ऑल द इंस्टीट्यूशंस। तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि ये हर साल होना चाहिए ताकि डिफरेंट बच्चों को मौका मिले। अच्छा अली का बताइए ना कि 8th ग्रेड में डिबेटर भी हैं, मतलब वो तो सब कुछ कॉन्फिडेंस नजर ही आ रहा था। यू नो, आई हैव बीन अ डिबेटर सिंस माय स्कूल डेज एज वेल। मुझे बताओ ज़रा, मैं अपने से कंपेयर कर रहा हूँ कि हमारी तो जान निकली भी होती थी। वन टाइम दैट हमने वो जिना कन्वेंशन, जो कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद का, उसमें डिबेट करनी थी, और उसमें सामने उस वक्त के प्रेसिडेंट मुशर्रफ थे। तो काफ़ी नर्वस होता है इंसान तकरीर करने से पहले, जब पूरा हॉल भी इतना बड़ा ऊपर से नीचे तक भरा हो। तो वर यू नर्वस? यस, आई वॉज नर्वस, लेकिन एकदम से जैसे ही मैंने स्पीच स्टार्ट की मुझे वो चीज़ फील होना शुरू हो गई, फिर मैं कूल डाउन हो गया था। हाँ, पहले 30 सेकंड शायद मुश्किल होते हैं, उसके बाद इजी हो गया। अच्छा, 8th ग्रेड में आप हो और सोच आपकी बड़ी गहरी है। किसने आपकी मदद की आपकी स्पीच में, क्योंकि बड़ी इफ़ेक्टिव तरीके से स्टार्ट वो हुई? तो खुद ही लिख ली या टीचर्स ने मदद की, क्या हुआ? नहीं, मैंने खुद नहीं लिखी, मेरे आगा ने लिखी है। मैं अपने बाबा को आगा कहता हूँ, तो उन्होंने मेरी इसके अंदर मदद की थी, लेकिन जो पॉइंट्स थे वो मेरे खुद के थे, जो मैं फील करता हूँ। अच्छा अली, अब ये आप फील तो करते हैं, इसके अलावा यू नो हर डिबेटर को किसी और डिबेटर का कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर पसंद आता है। हमने आपके पॉइंट्स भी सुने हैं, आपको अपने अलावा किसके ख्यालात पसंद आए? कुछ आप शेयर करें कि हाँ वो बात बड़ी अहम थी या वो बात आगे बढ़ाई जानी चाहिए। मुझे मेरे अलावा जो मेरे साथ वो एक कोर्ट के अंदर भाई बैठे हुए थे, उनकी बात, मुझे नाम तो भूल गया उनका, लेकिन उनकी बात पसंद आई। वो कह रहे थे कि हमारे ग्राउंड्स नए बनने चाहिए, बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए कि उनके क्रिकेट ग्राउंड्स नए बनने चाहिए, फुटबॉल ग्राउंड्स बनने चाहिए, उनको प्रॉपर इक्विपमेंट सप्लाईज देने चाहिए। खेलों के मैदानों में सियासी जलसे होते हैं ना वैसे भी अब तो अली, सो उसमें भी बच्चे ने बड़ी आवाज़ उठाई। हाँ, बच्चे को समझ भी आ गई अली को। अली, बड़े होके क्या बनना है? मैंने सबसे पहले तो लॉ परस्यू करना है, उसके बाद मैंने पॉलिटिक्स में जाना है। ओहो, मतलब जी, फिर तो जबरदस्ती हो गया। फिर तो आपको माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल ही गया। तो ये तो आप की तैयारी समझे कि अभी से स्टार्ट हो गई। तो ये एंकर भी बन सकते हो वैसे, अच्छे ऑरेटर हो तो। हाँ
अच्छा, लड़कियों में भी अच्छी स्पीचेस थी, कोई ऐसा पॉइंट आपको लगा? क्योंकि वैसे तो बच्चे सारे एक जैसे होते हैं, लेकिन बच्चियों के भी और इश्यूज होते हैं, लड़कियों की कैसी स्पीचेस लगी? लड़कियों की भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे कोई पॉइंट्स इतने खास कोई याद नहीं है। लेकिन मुझे इतना याद है कि डिलीवरेंस अच्छी थी। हाँ, डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। थैंक यू अली अकबर हाशमी एंड कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। आप और अगली दफ़ा एक टिप है छोटी सी, आपने बहुत चीख पड़ी, आप अगर आप ज़बानी भी याद करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हमें। आपने बहुत अच्छी तकरीर की वैसे, ठीक है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, अब कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक लड़की स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किया है उनको भी बुलाएं, बिकॉज आई वुड लाइक टू हेयर देयर पर्सपेक्टिव एज वेल। ब्रेक के बाद मिलें, इस ब्रेक ले रहे हैं अभी। ओह, आप बहुत वेलकम बैक। एंड नाउ बिलीव इट और नॉट, लेकिन नेदरलैंड्स आल्सो प्लेज क्रिकेट। तो और पाकिस्तान और नेदरलैंड्स का नेदरलैंड अब्दुल्ला, दिस इज व्हाट यू डू ना। तो जी 3-1 रोज़ा यानी मैचेस हैं ओडीआईज की सीरीज़ के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नेदरलैंड्स में खूब जमकर जी प्रैक्टिस की, और ये हम दिखा रहे हैं कितना जम के प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि कल से शुरू होने वाली सीरीज के सारे मैचेस जो हैं पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर करेगा। सो ये तो अच्छा, हाँ, प्रैक्टिस के भी विजुअल्स आ गए, जमकर प्रैक्टिस की। इससे पहले खूब वर्कआउट भी चल रहा था सारों का। दिस गोइंग टू बी फन। अच्छा, लास्ट चंद सेकंड है, फिर अगले घंटे में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन तमाम लोगों से दरखास्त करते हैं कि अपने बच्चों की तस्वीरें हमें ना भेजें, अब वो सिलसिला 14 अगस्त तक होता है। That's true. See you in the second hour of Jio Pakistan. Good morning. नाउ नॉट सो गुड न्यूज़। आपको पता है कि बारिशों का एक सिलसिला चला हुआ है और सैलाब से तबाह हाल बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिशों के एक और सिलसिले ने मुतासिरीन की तकलीफ़ें जो हैं वो कई गुना बढ़ा दी हैं। कुछ हम आपको विजुअल्स भी दिखा रहे हैं ताकि आपको एक आंखों देखा हाल जो है ना वो भी नज़र आ जाए कि उधर हो क्या रहा है। कोलू में तूफ़ानी बारिश के बायस सैलाबी सूरत हाल है, कई कच्चे मकानात गिर गए हैं। कोलू कोयटा कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की आमद और रफ्त जो है वो मुतासर हुई है। किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले से 200 से ज़ायद मकानात जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और ये हम आपको ज़रूर याद दिला दें कि ये घर जो मुतासर हुए, मकानात जो मुतासर हुए, ज़्यादातर मिट्टी के बने होते हैं, आपको पता है। तो उनके लिए तो एक पुश भी अगर पानी की बहुत ज़्यादा हो तो वो काफ़ी होती है। और साथ ही बेशतर राब्ता सड़कें और पुल बह गए हैं। 3 रोज़ के दौरान हलाकतों की तादाद जो है वो 8 हो गई है। ये सिलसिला नहीं रुक रहा है। मतलब इस वक्त बलूचिस्तान को हमारी मदद की ज़रूरत है। एमरजेंसी फुटिंग पे वहाँ पे लोगों को नकल मकानी करानी है, उनको रिहैबिलिटेट करना है, उनकी और फिर उनके घर दोबारा कंस्ट्रक्ट करने हैं। क्योंकि बहुत सारी दफ़ा ऐसा होता है कि लोग किसी और जगह नकल मकानी करते हैं, वहीं के होके रह जाते हैं। जैसा कि कराची में सुपर हाईवे के अतराफ में हमने देखा, सैलाब में लोग आए थे ना, उसके बाद वो कच्ची आबादियाँ वहाँ बस गईं। सो काम ये है हुक्काम का कि ना सिर्फ उन लोगों को अभी कहीं टेम्प्रेरी शिफ्ट करें, फिर वापस इनके घर बनवाने में इनकी मदद करें ताकि ये अपने इलाकों में वापस जाएं। और फिर उस लेवल के घर ना हो जिनमें ये पहले रहते थे, क्योंकि उनका तो हाल हमें पता चल गया और अब बारिशों का भी हमें समझ आ गया, ये तो हर साल होना ही है। तो अब जो उनकी रिहेबिलिटेशन हो, उनके घर पक्के बनाए जाएं ताकि रेजिस्ट कर सके इस किस्म के। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। फ़रा साहिबा, बताइएगा कि अभी सूरत हाल क्या है वहाँ पे एग्जैक्टली? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अब्दुल्ला हुमा, थैंक यू सो मच। अच्छा देखिए, आपने ये बात बिल्कुल ठीक की है कि हर साल बारिशें होनी हैं, तबाही भी आती है। और ये इस बार मैं आपको बताऊं, वाकई में इस हुकूमत ने इस पे हम प्लानिंग भी कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्टीज को सबको इन्वॉल्व करके कि देखिए हर साल बारिशें होंगी, अगर सही बेटर प्लान कर लिया जाएगा तो नुकसानात कम किए जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस हवाले से तो हमारे प्लान जो है प्रोसेस में है और हमने शुरू कर दिया है। अब मैं आपको सेकेंडली बताती हूँ कि 197 की कैजुअलिटीज अब तक की हो चुकी हैं। जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में भी बताया, मूसा खेल का भी और किला अब्दुल्ला का भी। किला अब्दुल्ला का भी जिस तरह आप परसों देख रहे थे कि जो उसके 2 छोटे डैम जो थे उनका पानी फ्लो करके एक बड़ा डैम है वहाँ पर, उसमें चला गया था और फिर वो ओवरफ्लो होने की वजह से आबादी जो थी वहाँ पर उसे नुकसान भी पहुंचा और कैजुअलिटीज भी हुई थी। इसी तरीके से अब ये जो मूसा खेल का इलाका है, इसके देखिए 2 इलाके हैं।
एक जहन से मेरे वो नाम निकल गया है, मूसा खेल का पूरा इलाका नहीं, एक तहसील है और एक यूसी है, वो इलाकों में ज्यादा ये जो सैलाबी रेला है वो है। अभी हमारी जो रेस्क्यू एंड रिलीफ की टीम्स हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ उस इलाके से जहाँ पर ये रेला गुजर रहा है, मेरे ख्याल से कोई 40 किलोमीटर या कुछ इस तरह के फासले पर है। आपके और क्या हर जगह जहां मुतासरीन हैं और मदद के लिए तलब कर रहे हैं, क्योंकि हमें सिटीजन जर्नलिज्म के थ्रू हमें ये पता चल जाता है सोशल मीडिया पे जहां लोगों के पास इमदादी टीमें भी अभी तक नहीं पहुंची। तो हम सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या एक्सेसिबल है ये सारी जगह, क्या आपको यकीन है कि जहां जहां मदद की ज़रूरत है वहां आप लोग पहुँच रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको ये बताऊं, देखिए अभी तक जो कंट्रोल में है हालात और रेस्क्यू एंड रिलीफ का जिस तरीके से प्रोसेस है, हमारी जो सारी टीम्स हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो मुतहर्रिक हैं, हाई अलर्ट हैं, टीम्स फील्ड में मौजूद हैं। हो सकता है कि कोई सैलाबी रैली की वजह से या ज़मीनी राब्ता मुनक़ता होने की वजह से कहीं नहीं पहुंच पा रहे अभी तक, लेकिन हमारी आवाम ये इत्मीनान रखे कि हर जगह हम पहुंचेंगे। और जिस तरीके से देखिए, अभी मैंने आपसे ये बताया कि ये मूसा खेल और किला अब्दुल्ला का जिस तरीके से वाक़या हुआ है, और ये देखिए यहाँ मैं ये बात आपको बताऊं कि अगर ये बेटर प्लानिंग, मैं सही आपको कह रही हूँ कि चीफ मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि देखें अब इस बार रेस्क्यू रिलीफ रिहेबिलिटेशन के साथ जो चौथा काम हमने ज़रूरी करना है कि हमने ऐसा प्लान बना के छोड़ के जाना है कि अगले साल भी बारिशें होंगी तो ये इस किस्म के नुकसानात ना हो, ये कीमती जाने हैं। अच्छा, और आपको मैं बताऊं, जिस तरह लाइव स्टॉक जी आपने कहा कि प्लान करते हैं, प्लान कर रहे हैं जी, लाइव स्टॉक के नुकसानात का भी बता दीजिएगा, साथ ही आपने कहा प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग तो सर्टनली आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट उस पर हम फिर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी तो बड़ी इमीडिएट रिलीफ की लोगों को ज़रूरत है, और जितना नुकसान हुआ है, जितनी तबाही हुई है, वी अंडरस्टैंड कि शॉर्ट कमिंग्स भी होंगी, क्योंकि बलूचिस्तान हुकूमत के पास वसाइल आई वंडर के उतने नहीं होंगे जितनी इस वक्त ज़रूरत है। तो पाक अफवाज भी आपके हमरा है, सो ये जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है ये तसल्ली बख्श है। मतलब तमाम जगह जहाँ पे लोगों को इमदाद की ज़रूरत है वहाँ पे से लोगों को निकाल लिया गया है क्या? सबसे पहले तो ये बता दें कि तमाम लोग जो फंसे हुए हैं या गुज़श्ता चंद दिनों में फंसे हैं या अभी वहाँ पे फंसे हैं, उनको रिहैबिलिटेट कर दिया गया है किसी और जगह पे? जी देखिए, ये जिस तरीके से किला अब्दुल्ला और ये जो मूसा खेल है, यहाँ पर कोई भी फंसा नहीं हुआ, ठीक है, उनको रेस्क्यू किया गया है। या अभी जिस तरह मैंने आपको कहा कि ये मूसा खेल, अभी ये सैलाबी रेला जो है वो गुजर रहा है। मेरी अभी बात हुई है वहाँ की इंतजामिया से, उन्होंने कहा कि अभी ये 11 बजे तक जो है ये जो पानी है उतर जाएगा, और हमारी टीम्स बिल्कुल अलर्ट खड़ी हैं। जैसे ही ये पानी उतरता है तो वहाँ पर जो लोग भी हैं जिनको आइटम्स चाहिए, वैसे ये भी मैं आपको बता दूं कि तमाम डिस्ट्रिक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह इतने हमने फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो डिस्ट्रिक्ट की इंतजामिया थी उन्हें पहुँचा दिए गए थे, भी पहुंचा दिए। फराह साहिबा, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स जहां हमें ये खबर मिल रही है कि लोगों तक कोई रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच सकी, जिसमें कोलू, लहरी, वरखान, ये सारी जगहों पे लोग अभी भी इंतज़ार में है। मतलब फूड स्टाइपेंड्स और ये सारी चीज़ें तो बात की बात है, पहले तो उनको रेस्क्यू किया जाए, वो तो पानी में फंसे हुए हैं। नहीं, मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि ऐसे कोई मेरे सामने, मुझे प्लीज आप काइंडली जरूर इन्फॉर्म करें, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कोई ऐसे लोग नहीं है जो पानी में फंसे हों। मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जिस तरह मूसा खेल की भी मैंने आपसे अभी बात की, अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले मैंने रिपोर्ट दी है, वहाँ की इंतजामिया को भी फोन किया है, कोयटा PDM सबसे, मेरी डीजी साहब से भी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि लोग कहीं भी नहीं फंसे हुए। अगर ये मूसा खेल की आप बात कर रही हैं, ये किला अब्दुल्ला की बात कर रही हैं, लेकिन काइंडली हुमा मुझे जरूर ये बताएं। अच्छा, आप बताइएगा कि अब सड़कें, पुल, राब्ता सड़कें जो हैं छोटी मोटी, वो तो बह गई हैं, मतलब काफी हद तक बह चुकी हैं। हम वो आप हाउ आर यू रीचिंग देम, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि क्या तरीकेकार क्या है कि आप वहां तक पहुंचते किस तरह हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी आपको पता था कि जो हमारे हेलीकॉप्टर्स थे वो भी रेस्क्यू रिलीफ के ऑपरेशन में शामिल थे। अभी जो जिस तरीके से किला अब्दुल्ला और ये जो मूसा खेल का इलाका है, यहाँ पर पहुँच रही हैं टीम्स हमारी। ये सिर्फ सैलाबी जो रेला वहाँ से गुजर रहा है, ये पानी उतर जाए तो वहाँ तक पहुँचेंगे। और फिर जिस तरह आपने कहा ब्रिजेस, बिल्कुल ब्रिजेस डैमेज भी हुए हैं,
बहुत सारे ऐसे इलाके थे कि जहाँ पर ज़मीनी रास्ता, ये मैं आपके पिछले दिनों की जो सिचुएशन है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हुआ था, लेकिन मुतबादिल रास्ता जो था वो बना लिए गए थे। हालांकि पुल जो है देखिए इसको टाइम लगेगा, इसको बनाने में बिल्कुल टाइम लगेगा, लेकिन जो मुतबादिल रास्ते थे वो कायम कर दिए गए थे। फिर अच्छा, डैमेजेस की कॉम्पनसेशन का क्या है फराह साहिबा? जिन लोगों की जानें गई हैं उनको क्या कॉम्पनसेट करेगी गवर्नमेंट? जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं सबसे इम्पोर्टेंट उनका क्या होगा? फिर लाइफ स्टॉक जिनके जानवर माल मवेशी मरे हैं उनको क्या, किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे आप लोग? क्या है प्लान इसका? जी बिल्कुल, इस बारे में मैं, बल्कि मेरे साथ और भी टीम मेंबर्स हैं और इंस्ट्रक्शंस ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर हमने पूरा एक सर्वे और जो है, अच्छा इसके हवाले से टीम्स भी कायम कर दी गई है, कमेटी और तमाम डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया जिस तरह डीसीज होंगे वो उसको चेयर करेंगे। रिहेबिलिटेशन के लिए सर्वे रिपोर्ट जो बनेगी कि और तखमीना लगाया जाएगा कि नुकसान लोगों के कितने हुए हैं, और हमारी पूरी कोशिश है, देखिए मैं आपके इस प्रोग्राम में ये कह रही हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है, रिसोर्सेज बलूचिस्तान हुकूमत के पास बहुत कम है, लेकिन हम इंगेज कर रहे हैं नेशनल लेवल की बड़ी एनजीओ को, और इसके साथ साथ जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन के, ओचा की जो चीफ आई हुई थी एशिया पैसिफिक की, उनसे मेरी पिछले दिनों मुलाकात हुई थी, तो हम इंगेज कर रहे हैं बहुत से ऐसे लोगों को, ऐसे जो वेल्दी लोग हैं उनको भी हम इंगेज कर रहे हैं ताकि जो नुकसान लोगों के हुए हैं, देखिए खड़ी फसलें लोगों की तबाह हो गई हैं, बहुत सारी एकर्स पे जमीन जो है एग्रीकल्चर लैंड जिसको आप कहते हैं वो तबाह हो गए, लाइफ स्टॉक जो है लोगों का वो भी तबाह हो गया है। लाइफ स्टॉक देंगे, पैसे देंगे, घर बनाएंगे, क्या करेंगे इस सिलसिले में? घर बनाएंगे जी बिल्कुल, मैं आपको यही बता रही हूँ कि मॉडल विलेजेस का प्लान हम कर रहे हैं, और इस तरीके से ये भी है, जिस तरह मैं इधर जिक्र कर लूँ डॉक्टर अमजद साकिब का, उनसे खुद मेरी पर्सनली मुलाकात हुई थी लाहौर में, जो अखुवत के चेयरमैन हैं। अब उन्होंने हमें, देखिए अभी इनिशियल लेवल पर उन्होंने हमें 1000 घर दिए हैं, ये सिर्फ इनिशियल लेवल पर। इससे आगे आप देखें कि जितने लोगों से हमारी जो बलूचिस्तान के सरबराहान हैं उनकी मुलाकातें चल रही हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आवर पीपल, कि हमने अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ना। आप सिर्फ अब्दुल्ला ये 2 महीने दे दें, फिर आप बैठना मेरे साथ प्रोग्राम करना, मैं आपको बताऊंगी, आपको ले जाके हम दिखाएंगे भी। बल्कि फराह साहिबा, वी आर गोइंग टू टेक यू अप ऑन दैट ऑफर। जी बिल्कुल, वी आर गोइंग टू टेक यू अप ऑन दैट ऑफर, क्योंकि हम बड़े कंसर्न्ड हैं कि उधर क्या हो रहा है, और ऑब्वियसली अभी फोरकास्ट बारिशों की और भी है, तो ये तो सिलसिला जो है अभी चलता रहना है, बट फिलहाल के लिए रहेगा हुमा, ये 18 तक इसकी प्रेडिक्शन की गई थी, 18 तक जारी रहेगा, और जहाँ जहाँ हैं कमजोरियाँ, जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पा रहे, कहीं भी आप जरूर इन्फॉर्म करें, मेरा पर्सनल नंबर लेके भी मुझे आपकी टीम से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया फराह अजीम शाह, स्पोक्स पर्सन बलूचिस्तान हुकूमत, हमें अश्योरिटी दे रही हैं थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। चैरिटी वर्क अगर ना हो इस मुल्क में तो लिटरली आप सोचिए कि फिर क्या बने लोगों का, दोज हु आर इन नीड, खैर एवरीबॉडी इज इन नीड, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज इन नीड ओवर देयर, क्योंकि हालात जो हैं वो जितना भी ये कंट्रोल कर रहे हों। और एक बात बताएं आपको, हम कराची की बात फिर करते हैं, कराची लिटरली एक खंडर बन चुका है। ये शहर पता नहीं चंदा इसे ठीक कर सकता है, दुआएं इसे ठीक कर सकती हैं, कोई फूंक कोई मारे, कोई वजीफा करे, इस शहर का बहुत बुरा हाल है। खैर, इस सारी सूरत हाल पे तो हम आपको अपडेट रखेंगे ही, लेकिन अच्छा इन द मीन टाइम आपको पता है पिछले घंटे में भी हमने तजिया लिया था खान साहब की, जो 13 अगस्त को उन्होंने एक मार्च नहीं जलसा किया था लाहौर में हॉकी ग्राउंड में, उसकी हमने आपको एक तफसील दी थी। आसमा शिराजी हमारे साथ थी, एक और पर्सपेक्टिव लेना चाहते हैं तजिया कार अतर काज़मी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अतर साहब, खान साहब की बड़ी तवील और बड़ी जज्बाती सी तकरीर थी, और जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि मैं सारों को इम्प्लोर किया था कि आप ज़रा गौर से सुनें, और मैं एक रोड मैप जो है, एक फ्यूचर प्लान जो है वो बताने लगा हूँ। और इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका वाले इशू की। लेट्स टॉक अबाउट दैट। वो अमेरिकी साजिश की बात करते करते अमेरिकी सफ़ीरों से मुलाकातों, इमदाद और वहाँ पीआर की कोशिशों को जस्टिफाई कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं। तो ये हमें बात जो है वो कल बड़ी मुख्तलिफ लगी, पहले हमने बिल्कुल नहीं ऐसी सुनी थी। तो क्या ये बात अमेरिकी साजिश के बयानिए के खिलाफ नहीं है? लग नहीं रहा आपको ज़रा इन्होंने अपना जो नज़रिया है वो शिफ्ट किया है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये उस बयानिए के खिलाफ है, भी उन्होंने दोबारा ये बताया, बल्कि अपनी तकरीर में उन्होंने 26 साल पुरानी भी अपनी तकरीर सुनाई, जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका से दोस्ती करेंगे
गुलामी नहीं करेंगे। तो इसमें तो दो कोई बयानी है मुझे तो नहीं लगते, इसलिए कि जब वो अमेरिकी टीवी पे भी जाते हैं, CNN पे भी बैठ के उन्होंने किसका नाम लिया, अमेरिकी रजीम चेंज का बयानिया अपना पेश किया, डोनाल्ड लू का नाम लिया अमेरिकी टीवी के ऊपर बैठ के भी। तो या फिर तो ये होता ना कि वो यहाँ पे किसी और का नाम ले रहे होते, अमेरिकी टीवी पे जब वो जाते हैं वो वहां पे किसी और का नाम लेते, फिर तो ये बात बनती थी जो आप उठा रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें तो उन्होंने वही बात की कि मेरी हुकूमत जो है वो गैर मुल्कियों की एक तरह की साजिश से गिरी। उन्होंने दोबारा मीर जाफर का जिक्र भी किया, मीर सादिक का जिक्र भी किया। तो वो और उनका वोटर कंफ्यूज नहीं है, कंफ्यूज हमारे बहुत सारे दोस्त दानिश्वर और दीगर दोस्त कंफ्यूज हो गए, उनको समझ नहीं आ रही है कि ये हो रहा क्या है। इसलिए कि अगर कंफ्यूज होते तो इस तरीके से अवाम हर जगह पे उनके पीछे पीछे ना निकलते, ना इस तरह उनको वोट मिलते ज़िमनी इंतखाबात में। तो मेरे ख्याल में ना उनका वोटर कंफ्यूज है, ना मुझे वो कंफ्यूज लगते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे दोस्त मुझे इस तरह के कंफ्यूज लगते हैं जो इस तरह का जिनको ये तासुर मिलता है कि शायद इसमें कोई दो किस्म की बयानी है। अच्छा अतीश साहब, ये बताइएगा कि खान साहब इलेक्शन के लिए सड़कों और जलसों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानते हैं कि जलसों बल्कि धरनों से भी हुकूमतें बदली नहीं जा सकती, इससे पहले भी ये सब कुछ हो चुका है। तो ये सब डायलॉग से ही मुमकिन होता है और होना भी चाहिए। जमहूरियत में डायलॉग को ही प्रायोरिटी दी भी जानी चाहिए। लेकिन खान साहब डायलॉग के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर कैसे दबाव बनेगा नए इलेक्शन के लिए? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑब्वियसली कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, किसी किस्म के बहरान से निकलेंगे, तो बातचीत करनी पड़ेगी खान साहब को भी, उनकी जमात को भी, दीगर जमातों को भी। एक जो अच्छी चीज़ हमने देखी कि सदर मुमलिकत का भी कोई इस किस्म का थोड़ा सा पॉजिटिव बयान आया, जिससे ये तासुर मिलता है कि बातचीत होनी चाहिए। तो खान साहब को भी देखना चाहिए कि जो ये जमातें हैं हुकूमत में, अगर आपने इंतखाबात की तरफ जाना है तो आपको इनसे बात करनी पड़ेगी और फिर ही आप इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन ये जो अवाम में वो निकले हैं, सड़कों पे निकले, मेरे ख्याल में ये बड़ा बेहतरीन उनका मूव है। इसलिए कि अगर यहाँ से वो आगे जाते हैं इंतखाबात की तरफ, तो पहले ही उन्होंने एक मोमेंटम बनाया होगा, तो उनके लिए इंतखाबात में जाना आसान होगा। और दूसरी मैं आपको खबर भी दे देता हूँ कि दूसरी ये तैयारी है खान साहब की। खान साहब ये समझते हैं कि अगर उनको नाअहल कर दिया गया, तो ये जो वो एक तरह से स्ट्रीट को उन्होंने मोबिलाइज किया, अपने वर्कर को मोबिलाइज किया है, तो फिर सियासत को सड़कों पे लाने के लिए, उधर से कोई लॉन्ग मार्च करने के लिए या उधर से कोई एजिटेशन करने के लिए पहले ही वो उन्होंने ग्राउंड बनाया होगा। तो दोनों सूरतों में वो ये समझते हैं अगर हम इंतखाबात की तरफ गए तो ये सारी जो कैंपेन अभी मैं शुरू करने लगा हूँ ये काम आएगी। अगर मुझे नाअहल किया गया तो फिर अगर हमने स्ट्रीट जिसे आप कह सकते हैं सियासत करनी है, एहतजाज करना है, तो फिर भी ये मूवमेंट काम आएगी क्योंकि मोमेंटम पहले ही बना होगा। चलें ठीक है, बाकी सब कुछ तो आपने समझा दिया। अब ये भी बताएं कि मीडिया के किरदार पर खान साहब जो है वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, ही इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट। नाम लेकर कहते हैं कि जो मेरे मौक़िफ़ के साथ खड़ा है या खड़ा था वो ठीक है, बाकी सब लिफाफे हैं, ज़मीर फरोश हैं और किराए के टट्टू हैं, मतलब बहुत कुछ कह गए वो। तो क्या कहेंगे आप? देखिए मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मौक़िफ़ से बिल्कुल उनका मौक़िफ़ बिल्कुल जिसे आप कहते हैं ऑपोजिट है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बड़ी अपनी ईमानदारी से बता सकता हूँ कि ना वो लिफाफा लेते, ना वो किसी के कहने पे, उनकी वो अपनी अकल समझ के मुताबिक करते हैं। तो हर किसी का अपना नजरिया होता है, हर कोई अपनी अकल समझ के मुताबिक करता है। इस ऑब्वियसली जब आप इस तरह जर्नलाइज करेंगे, सारे मीडिया को कहेंगे, तो वो कतन भी किसी भी सूरत में आपके हक में नहीं हो सकता, वो बात नहीं जा सकती। आपको देखना चाहिए, हाँ अगर कहीं पे कोई शिकायत है, किसी से कोई गिला है, वो जरूर करें। हम कोई मीडिया के जो लोग हैं वो कोई आसमान से तो नहीं उतरे, हमसे भी गलती हो सकती है, तो यकीनन जरूर गिला शिकवा करें। लेकिन ये तासुर जो है कायम किया जाता है अक्सर, और मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कायम किया जाता है कि ये इसने लिफाफा ले लिया, उसने किसी के कहने पे कर दिया। भाई इस तरह नहीं है। बहुत सारे सहाफ़ी जिनको मैं जानता हूं जो इमरान खान के खिलाफ बात करते हैं वो अपनी अकल समझ के मुताबिक करते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो उनके हक में बात करते हैं, वो भी अपनी अकल समझ के मुताबिक करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह एकदम से जो जर्नलाइज किस्म के इल्जामात कतन जो है ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। आई होप के समझ जाएं, आई होप समझ भी जाएं। एंड ऑल्सो अगर कोई क्रिटिकली एनालाइज कर रहा है या फिर कोई टफ क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ही इज़ अगेंस्ट हिम और फॉर समबडी एल्स। क्रिटिकली एनालाइज करना और सवाल करना तो हर किसी का हक है। तो वो भी तो थोड़ा सा आपकी इस पॉलिसी पे पता नहीं, आई वंडर कि इस स्टेज आज ज़िंदगी पे
खान साहब चेंज कर सकते हैं अपनी आदत के 2-3 सहाफ़ी जो उनको लगता है कि उनका मौका पेश करते हैं, उनके अलावा किसी को, आपको पता है दावत भी नहीं होती उनकी, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसे वो कहते हैं उसमें आने की। ब्रेक लेते। वेलकम बैक। अच्छा जी, बिल्कुल टॉपिक चेंज करने लगे हैं और इस टॉपिक में जो हम करने लगे हैं उसमें बड़ा लोगों को इंटरेस्ट है, क्योंकि मोटर स्पोर्ट्स जो है ना उनको पाकिस्तान में अमीरों के शोल से ज़्यादा कुछ नहीं माना जाता, और यहाँ सड़कों पर ट्रैफिक के बीच महंगी महंगी गाड़ियाँ भगा कर लोग मुतमईन महसूस करते हैं कि जी ये हमारा मोटर स्पोर्ट हो रहा है, ये हमारी रेस हो रही है, और ऐसा ही होता है। ऑल्दो इस तरह नहीं है। इस गलत फहमी को हम सबको दूर करने की ज़रूरत है। अब नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नौजवान तलबा आगे आए हैं। उन्होंने एक फार्मूला स्टाइल कार भी, आपको पता ही है हमारी यहाँ कोशिश तो जारी है बड़े अरसे से, दुनिया भर में ना सिर्फ इन्हें सराहा जाता है बल्कि इन्हें अवार्ड्स से भी नवाजा जाता है, और हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में शिरकत भी करते हैं। मोहम्मद उमर लीड नस्ट फार्मूला टीम हमारे साथ मौजूद हैं। उमर, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। वेलकम। अच्छा, अब ये बताइए कि आपकी गाड़ी बन गई, किस स्टेज पर है, कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और आपसे सीनियर्स भी लोग आपके यूनिवर्सिटी के बनाते रहे, तो आपकी कौन सी कोशिश है, मतलब दूसरी तीसरा एडिशन होगा अब तो ये? अच्छा, अभी करंटली स्टार्टिंग फ्रॉम, मैं थोड़ी हिस्ट्री से ब्रीफ कर देता हूँ जी। बेसिकली टीम जो पहले बनी थी वो बनी थी 2012 के अंदर, एंड इट केम आउट एज अ फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कुछ बच्चों का। लेकिन जब उन्होंने गाड़ी बना ली एंड दे वर लाइक कि अब गाड़ी का क्या करें, सो दे एम टू भाई इस गाड़ी को अच्छा करना चाहिए, एंड देन दे पार्टिसिपेट इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन। तो 2012 से लेगेसी चलती हुई आ रही है, एंड नाउ अब हम लोग उसको लीड कर रहे हैं। सो बेसिकली आपका सवाल ये था कि अभी हम गाड़ी का क्या स्टेटस है। गाड़ी स्टेटस ये, गाड़ी बन चुकी है हमारी, फॉर्मुलेट हो चुकी है, एंड देन इट हैज़ बीन टू यूके एंड नाउ इट्स कमिंग बैक। सो अच्छा, तो कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको आपको पूरा करना होता है to be able to, number one, participate in those competitions as well, and also for it to be called a formula car? अच्छा, जो मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन होते हैं ऑब्वियसली उनकी एक रूल बुक होती है, दे हैव अ सेट ऑफ रूल्स, और फार्मूला का बेसिकली मतलब यही है कि सेट ऑफ रूल्स विच एवरी टीम शुड अडेयर, तो वो एक फार्मूला गाड़ी बनती है। तो मतलब वो आपकी गाड़ी को ट्रैक पर उतरने ही देंगे इफ सर्टेन रूल्स एंड मेजर्स आर नॉट फॉलो। तो वो हर एक नट बोल्ट से लेके आपका एक टायर चेक करेंगे, एंड इफ इट्स नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस या अप टू देयर लेवल्स, वो आपकी गाड़ी को रिजेक्ट कर देंगे, एंड योर कार कैन नॉट इवन स्टार्ट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, यूनिवर्सिटी लेवल के ही बाकी भी जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होते हैं, या कोई और कंपनीज वगैरह भी पार्टिसिपेट करती हैं? बेसिकली हमारा जो लेवल है वो फार्मूला स्टूडेंट का लेवल है। फार्मूला स्टूडेंट मतलब इट कम्स अंडर ऑल द यूनिवर्सिटीज एवरीवेयर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड FSUK में फ्रॉम ओवर 100 कंट्रीज टीम्स पार्टिसिपेट करती हैं, एंड देयर ऑल अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब यूनिवर्सिटी लेवल से ही करते हैं। अच्छा, तो किसको एज होती है, मतलब ऑब्वियसली कोई उसमें कोई बेहतरीन गाड़ियाँ भी बना रहे होंगे कि किसी की कुछ अप टू द मार्क नहीं होंगी, तो क्या एज होती है? व्हाट आर दे लुकिंग एट कि जी इन्होंने कमाल काम किया है और इनका इतना कोई खास काम नहीं है, तो वो क्या एज होता है? अच्छा, बेसिकली सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो आपका एक्सपीरियंस करता है। जितनी टीम्स पुरानी होती हैं वो अपने फेलियर से सीखती रहती हैं। मतलब अगर आप इंटरनेशनल टीम्स को देखें सो उनकी गाड़ी इज़ रियली गुड। मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ, उनके पास बहुत अच्छा एरो पैकेज होता है, उनके बहुत अच्छे टायर्स होते हैं, वो हर साल टायर्स बदल सकते हैं, और जो फैसिलिटीज़ हमें यहाँ से बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती हैं वो ऑब्वियसली उनके पास अवेलेबल होती है। तो जो एक्सपेंसेस हमें यहाँ पाकिस्तान में करने पड़ रहे हैं इम्पोर्ट की वजह से, या फिर जो चीज़ हम लोग कर ही नहीं सकते, वो लोग उनको इजीली अपनी यूनिवर्सिटी के, यानी यू कुड डू इट, अगर यू कुड डू इट इफ यू हैड द फंड्स, और अगर आप लोग एक्सेसिबल होता। तो इसमें कोई वो भी तो होता है कि हाँ भाई ये कट ऑफ है, इसमें मतलब जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, लेकिन एक कंपटीशन है कि भाई इससे ज्यादा पैसे नहीं आप लगा सकते गाड़ी पे, इसमें कुछ ऐसी लिमिट होती है, या यूनिवर्सिटीज वगैरह बेहतर करेंगी क्योंकि उनके पास फंड ज्यादा होंगे, पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। अब उनके पास उन्होंने एक मीडियम बना दिया कि आपको ये गाड़ी बनानी है, अब उसके बाद जितना पैसा भी लगा लो, पैसों की लिमिट नहीं होती ऑब्वियसली। ये तो फिर फेयर बात नहीं है ना, अभी फेयर बात नहीं है, आप ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लो आपको वो करना। सो आप लोगों का, अच्छा ये 2012 में एज अ फाइनल ईयर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुरू हुआ था, उसके बाद आप लोगों के यूनिवर्सिटी में ये बाकायदा एक सोसाइटी बन गई, कोई प्लेटफॉर्म बन गया, आई एम श्योर ऐसा ही हुआ ना उसके बाद? मतलब वो एक ग्रुप बना, फिर उन्होंने बोला कि भाई ये नॉलेज हमने ले लिया, अगर हम लोग ग्रेजुएट हो जाएंगे तो बस ये नॉलेज बाहर चली जाएगी यूनिवर्सिटी से, एक गाड़ी बनाने की नॉलेज। तो उन्होंने बोला कि व्हाई नॉट ट्रांसफर दिस नॉलेज टू जो हमारे नीचे जो लोग आ रहे हैं, तो 4 स्टेजेस होते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, 4 साल होते हैं, तो उन्होंने अपने थर्ड ईयर वाले को सिखा दिया, थर्ड ईयर वाले सेकंड वाले को सिखा दिया। इस तरह एक प्लेटफॉर्म बन गया, एक टीम बन गई, और इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग फाइनल ईयर प्रोजेक्ट उन्होंने
इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, एफएस जर्मनी हो गया, एफएस यूके को टारगेट करना शुरू कर दिया। कितना अच्छा तो आप कौन से ईयर में? डेफिनेटली मैं अभी 3rd ईयर में आ गया। सो 3rd ईयर में सब 3rd ईयर वालों को इजाजत होती है इस ग्रुप को ज्वाइन करने की, या 2nd ईयर से भी कर सकते हैं? यू कैन ज्वाइन फ्रॉम द 1st ईयर। अच्छा, ऑब्वियस फर्स्ट ईयर वालों को बहुत कम एक्सपीरियंस होता है, तो सारा रिस्पांसिबिलिटी हमारे ऊपर होती है कि हम उनको सिखाएं एंड उनको ग्रूम करें उस लेवल के ऊपर आकर। तो अगर हम इसकी अभी बात कर रहे हैं तो कितने इसमें लोग इन्वॉल्व होंगे इन द मेकिंग ऑफ दिस वन? अच्छा, अभी करंट टीम जो हमारी है वो अराउंड 35 मेंबर्स की है। ओह नाइस। जी जी। इसके अंदर ये डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक मेजर डिपार्टमेंट होता है टेक्निकल डिपार्टमेंट, और मेजर डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। लड़कियां भी होती हैं ना? जी जी, वो तो आई एम श्योर होती हैं। स्पॉन्सर मिल जाते हैं अब आप लोगों को, इतने साल हो गए करते हुए? जी जी, स्पॉन्सर्स मिले, लेकिन स्पॉन्सर्स गैदर करना पाकिस्तान के अंदर काफ़ी एक ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी और काफ़ी मुश्किल होता है। मतलब आपको अपना प्रोजेक्ट सेल करना पड़ता है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर कंपनीज, हमारी करंट भी कंपनीज हैं, हमारा डेस्कॉन सपोर्ट करती है और PSO सपोर्ट करता है, और इस तरह की मैनी कंपनीज। तो ये इनका सपोर्ट होता है हमारे पास। अच्छा, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाता है। जल्दी से ये भी बता दें, टाइम कम है, कि इस साल गाड़ी पहुंच गई लेकिन आप लोग नहीं पहुंच सके। जी, वो क्या हुआ था? ट्रेजेडी हो गई। अच्छा, ट्रेजेडी ये हुई थी क्योंकि ड्यू टू इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, वीज़ास के प्रॉब्लम हो गए थे। जो क्रिश्चियन टर्नर थे, जो UK के पर्सनल हैं, जो वीज़ा मैनेज कर रहे होते हैं, उन्होंने पर्सनली अपोलोजाइज भी किया था पाकिस्तानीज़ को और सब कॉन्टिनेंट को, कि जो उन्होंने हमें 2 वीक्स का टाइम दिया था वीज़ा आने का, लेकिन आफ्टर 6 यहाँ के जो हाई कमिश्नर है वीज़ा नहीं आ सके। चले उमर, थैंक यू और गुड लक टू यू एंड द रेस्ट ऑफ योर टीम मेंबर्स एज वेल। सो आप इसी तरह ये नॉलेज आगे बढ़ाते रहें और गाड़ियाँ बनाते रहें, और फिर हम आपसे अगले आने वाले बच्चों को भी इसी तरह शो पे बुलाते रहें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अभी हम आगे बढ़ेंगे और हमारे पास बड़ी इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है, और इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है, इसी से जुड़ी है सॉर्ट ऑफ, कि पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के सिलसिले में कराची में नूरी इलेक्ट्रिक कार की प्रोटोटाइप की तकरीब रूनुमाई का एहतमाम किया गया। और क्या है जनाब, ये कार 30 यूनिट बिजली में चार्ज होगी और 210 किलोमीटर का फासला ये तय कर सकेगी। सो इट इज अ प्रोटोटाइप। आपको दिखा भी रहे हैं। हाउ नाइस दिस इज दैट कार। और कुछ नाम अब तो यही मुस्तकबिल है, आपको पता है इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही मुस्तकबिल हैं, और बिल्कुल बाकी दुनिया में तो एक्चुअली यूज़ भी हो जाएगा। दैट्स वेरी राइट। लेकिन ऑब्वियसली अगेन हम कहते हैं ये पूरा एक सिस्टम है, मतलब बड़ी अच्छी बात है। अभी भी हाइब्रिड गाड़ियाँ जो पाकिस्तान में चल रही हैं वो भी आधी इलेक्ट्रिक और आधी दूसरी होती हैं, लेकिन चार्ज भी उनको करना होता है, फिर वो कितना डिस्टेंस जा सकती हैं, ये सारी चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी तो फिर उसको सही तरह ये है नूरी कार इलेक्ट्रिक कार। और इंडिया भी आज अपनी लोकली मैन्युफैक्चर्ड पहली इलेक्ट्रिक कार जो है ना वो मुतारिफ कराने जा रहा है। सो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक भाई। हमने आपको बताना है कि काबुल में तालिबान की वापसी को एक्चुअली 1 साल मुकम्मल हो गया है। सो अमेरिका के इनखला को भी 1 साल मुकम्मल हो गया है। अच्छा, वो जो विजुअल्स थे ना खतरनाक किस्म के जो हमने पिछले साल देखे थे, एक्चुअली मैं खुद बिलीव नहीं कर रही थी कि सिर्फ 1 साल ही हुआ है उसमें, जहाँ ये मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन के इर्द गिर्द लोग भाग रहे हैं, उस पर लटक रहे हैं, और मतलब प्लेन के अंदर की जो तस्वीरें थी, एक डिजास्टर ये सीन था। वी कुडंट बिलीव कि इन द 21st सेंचुरी इस किस्म का कोई विजुअल हम देखेंगे, बट दिस वाज ओनली 1 ईयर बैक। 1 साल पुरानी ये बात है। शुरू में हमने कुछ याद भी कराना है आपको कि तालिबान ने हुकूमत संभाली तो दुनिया ने उनके साथ ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए थे। इसलिए लगता था कि मौशी मसाइल, अंदरूनी इख्तिलाफात और दुनिया की अदम एतमाद की वजह से ये हुकूमत नहीं चलेगी, लेकिन इसके बावजूद तालिबान ने 1 साल अब गुजार लिया है। मौशी मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन अंदरूनी मसाइल बहुत हद तक कम हुए हैं। बज़ाहिर तालिबान हुकूमत के लिए इस वक्त कोई अंदरूनी या बैरूनी खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन इंसानी हकूक़ की बहाली, इंसानी हकूक़ और ख़वातीन के हकूक़ को बाइख्तियार बनाने के मामले पर तालिबान हुकूमत अब तक भी समझौता करने के मूड में नहीं है, तैयार ही नहीं है। हालांकि वादे शुरू में उन्होंने कुछ किए थे, लेकिन दे हैव नॉट, मैं कहती हूँ कि लिव्ड अप टू एनी, खैर एक्सपेक्टेशन भी कोई ख़ास नहीं थी, ख़ासतौर पे ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। इसी पे हमने बात भी करनी है। और माहिर अफ़गान उमूर समी यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब, अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत का 1 साल पूरा हो गया है। शुरू में लग रहा था कि भाई मौशी मसाइल बेइंतहा हैं, अंदरूनी इख्तलाफात भी हैं, दुनिया ज़ाहिर ट्रस्ट भी नहीं कर रही है, इसकी वजह से बड़ा मुश्किल होगा इनके लिए 1 साल भी गुजारना। लेकिन अब क्या हम कह सकते हैं कि तालिबान की ये हुकूमत इस टेन्योर में मुस्तहकम हो गई है? जी यकीनन गुज़श्ता 1 साल में तालिबान मिलिट्रीली तो मजबूत पहले भी थे, अभी है। कोई बहुत ज़्यादा किसी ने तालिबान को चैलेंज नहीं किया, और जो रेजिस्टेंस ग्रुप को थोड़ा बहुत कहीं पहाड़ों पे नज़र आ रहा था वो भी कोई ख़ास मौसर कारकर्दगी दिखा ना सके। लेकिन तालिबान का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो
वो इकानमी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उनके रिलेशनशिप है, मुल्कों को रिकग्निशन है और अफगानिस्तान से लोगों के फरार है। तो मेरे ख्याल में सिक्योरिटी तो शायद एक हद तक बेहतर है, लेकिन बाकी जो अफगानों की ज़िंदगी है वो दिन ब दिन पापों के तरफ जा रही है, कोई इकानमी नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक हद तक तो तालिबान हुकूमत कर रही है, लेकिन ऐसे हुकूमत पे लोगों पे हुकूमत कर रही है कि आप ना कोई राइट नहीं के पास। जी समी साहब, तालिबान हुकूमत थोड़ी सेट तो हो भी गई हो, आवाम की हालत जिस तरह आप भी मेंशन कर रहे हैं बहुत ही ख़राब है, इतनी कोई ख़ास बेहतर नहीं है, ख़ास तौर पे अगर ख़वातीन की बात करें। और इसी बुनियाद पर दुनिया जो है वो तालिबान की मदद करने को तैयार भी नहीं है। तो क्या तालिबान को इस बात का एहसास है या फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे? मेरे ख्याल में ना तालिबान को इस मामले का एहसास है, ना उनको लचक की उनकी पॉलिसी में कोई लचक है और ना वो उनके विल है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ आगे चले। 21वीं सदी में ख़वातीन के तालीम पर पाबंदी और स्कूलों की बंदिश, मेरे ख्याल में ऐसे सूरत हाल में किसी मुल्क की हुकूमत को हुकूमत कहना शायद मुश्किल होगा और ऐसी हुकूमत को शायद दुनिया का जो तालिबान के साथ अच्छी रवाबित में रखते हैं वो भी उसको नहीं मानेंगे। तो मेरे ख्याल में तालिबान को इदराक है, लेकिन वो मसला ये है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि 5 साल के बाद इलेक्शन के लिए जाए, फिर इलेक्शन से डरे कि कोई हमें वोट नहीं देंगे या हमें, वो कह रहे हैं कि हमने मजदूरी ताकत हुकूमत हासिल किया है, अगर किसी के पास चांस हो या ताकत हो कि हम, लेकिन उसके बावजूद भी सलाम है इन ख़वातीन की हिम्मत को जो इन हालात में भी अपने हुकूक के लिए एहतजाज करती नजर आ रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समी यूसुफजई। सी यू टुमारो, दैट इज इट फ्रॉम टुडे। हैव अ ग्रेट डे।